वेलकम एवरीवन। इस चैनल पर हम बात किया करेंगे CUET की। CUET क्या है? एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है। इस साल फर्स्ट टाइम CUET हो रहा है और अभी भी वो प्रोसेस चल रहा है, एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं इस एकेडमिक सेशन के लिए। तो ये वीडियो कौन देख सकते हैं, किन के लिए यूज़फुल है? जो भी स्टूडेंट्स 11th क्लास में 12th क्लास में है वो उन सब के लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। कैसे होने वाली है वो मैं अब बताऊंगी। और CUET क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। ये स्कीम क्या है? ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक टेस्ट है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम या एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसका आपको एक स्कीम दे दिया जाता है, आपके उसमें सब्जेक्ट होते हैं कि ये सब्जेक्ट है और वही आपको देने हैं। लेकिन इसमें आपको बहुत ही चॉइस दी गई है, हर स्टेप पे आपके पास बहुत चॉइस है। बहुत ही प्रोफेशनल टेस्ट ये है और अपने आप में एक नया टेस्ट है। तो इसकी पूरी स्कीम को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने का ऑप्शन दिया है, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करनी है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। ये सारी हम 1 बाय 1 समझेंगे। और इवन की कोचिंग आपको कैसे लेनी है, कोचिंग भी आपकी कॉमन नहीं हो सकती क्योंकि आपके सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। कोचिंग आप कैसे डिसाइड करोगे आपको कोचिंग लेनी है, उससे पहले आपको अपने सब्जेक्ट की सिलेक्शन पता होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका सिस्टम अलग है, इसीलिए सब स्टूडेंट्स को ये सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका नेम क्या है? CUET। CUET का मतलब हमें दिया है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। ये स्कीम हमें दी गई है। अब कौन दे सकता है इस टेस्ट को? कौन दे सकता है? 12th, एवरी स्टूडेंट ऑफ 12th जो 12th के एग्ज़ाम देंगे या दे चुके हैं वो दे सकते हैं। अब 12th में तो सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, आपका साइंस भी आ जाता है उसमें। 12th में हमारे पास साइंस भी आ जाता है, कॉमर्स भी आ रहा है और सॉरी आर्ट्स भी आ रहा है। ठीक है, तो साइंस में चाहे आपके पास PCM है, आपके पास PCB है, तो भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। आप चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको ये टेस्ट देना है। अगर चाहे आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको ये टेस्ट देना है अपने चांसेस को बढ़ाने के लिए। देन कॉमर्स है, कॉमर्स वाले सारे बच्चों को ये टेस्ट देना ही देना है आगे ग्रेजुएशन करने के लिए, 12th के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए देना है। और आर्ट्स के सारे बच्चों को CE2 का टेस्ट देना है क्योंकि आगे आपको ग्रेजुएशन करनी है। साइंस वाले बच्चों के पास ऑप्शन है, वो बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं, उनको JEE भी देना है, उनको बाकी सारे टेस्ट भी देने हैं और साथ में वो CUT भी दे सकते हैं। यही सेम नीट वालों के लिए, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस टेस्ट को दे सकते हैं अपने चांसेस को ब्रॉडर करने के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं या इस टेस्ट की आगे स्कीम, पूरी स्कीम क्या है बेसिकली वो हमें यहाँ पे समझनी है। तो पहली बात तो ये है कि 12th क्लास का हर बच्चा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, हर बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है अकॉर्डिंग टू अपनी नीड के अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी आगे लाइकिंग क्या है, आप क्या करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, एक तो 12th का बच्चा दे सकता है। अब आपको देना क्यों है, किस लिए देना है? तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने अप्रूव की हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने लिस्ट में दी हैं, उस किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है, किसी भी स्ट्रीम में लेना है, आपको BA करना है, BCom करना है, BSc करना है, BTech करना है, कुछ भी आपको उन यूनिवर्सिटी, उन स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी जो इस लिस्ट में दे रखी हैं करना है, तो आपको CUET देना ही पड़ेगा। आगे फर्दर देखते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से लेनी है? इसकी एक एजेंसी है जो इस टेस्ट को कंडक्ट करेगी जिसका नाम है NTA। ठीक है, तो NTA ही सारे इसके रूल एंड रेगुलेशन इशू करेगा। वो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन सीधा NTA की साइट से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें वहीं से लेना है। एक CUET की अलग से साइट बना दी गई है, आप वहाँ से जाके भी इस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और क्योंकि ये टेस्ट पहली बार हो रहा है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी स्कीम, जितने भी कोचिंग सेंटर है, बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, काफ़ी परसेंटेज लोगों को एक्चुअल में इस स्कीम का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है। तो इसलिए इस स्कीम को मेरी कोशिश है कि आप सब स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स, जितनी भी कम्युनिटी इस टेस्ट से जुड़ी है वो अच्छे से स्कीम को समझ लें ताकि आप अपने साथ वालों को, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स अपने बच्चों को बेटर वे में गाइड कर सकें। ठीक है, ताकि आप अपने ग्रेजुएशन जो भी आपको करनी है आप उसके लिए बेटर वे में प्लान कर सकें।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ दे रखी हैं सारी, जो भी यूनिवर्सिटी में, ये इन सारी यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUT देना है, ठीक है। तो ये आगे इनका है, देखिए ये 110 पेज का इन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इशू किया है। तो ये NTA क्या है उसके बारे में बताया गया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको जो मेन टॉपिक इसमें डिस्कस करूँगी, ये देखिए ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए, आपको टेस्ट देना है। टेस्ट क्या है वो आपको बताना है, कैसे होगा, मीडियम क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट क्या होंगे, ये पार्ट बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिवर्सिटी की लिस्ट एक बार आपको जाके ज़रूर देख लेनी है कि अगर आप इन यूनिवर्सिटी में करना चाह रहे हैं तो आपको ये टेस्ट देना है। ये टेस्ट ये यहाँ पे बताया कि किस दिन होगा, क्या होगा, क्योंकि ये इस साल का है, आप लोगों को नेक्स्ट साल अपीयर होना है, या 11th वालों को उससे नेक्स्ट साल अपीयर होना है। तो जब आपके लिए आपको फॉर्म भरना होगा, आपका ये पोर्टल बनेगा, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन देखनी है। फ़िलहाल अभी आपको समझना है कि आपको इस टेस्ट में क्या है और आपको कैसे सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हमारे पास ब्रॉडर फीचर्स आ गए इस टेस्ट के। इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन्होंने सेक्शन 1 दिया है। तो 1 के 2 पार्ट हैं, A और B। लैंग्वेजेस का पार्ट है, तो उन्होंने आपको ऑप्शन दी है कि आप कोई भी लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज चुन सकते हैं। एक लैंग्वेज आप यहाँ से चुन सकते हैं, एक आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन कितने होंगे, ये 40 क्वेश्चन आपको करने हैं आउट ऑफ 50, 40/50 का इसमें रहेगा। और उसमें क्या क्या होगा ये भी आपको थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे ब्रीफ दे दिया है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगी, पैसेज होगा, ठीक है, लिटरेसी, नरेटिव होगी। ये सारा सिलेबस क्या होगा वो सारा हम एक अलग वीडियो में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगी। आज मैं आपको CE2 का जो पूरा फ्रेमवर्क है, जो पैटर्न है, वो अभी समझा रही हूँ, ठीक है। तो सेक्शन A में से 1A और 1B हैं, जिसमें से दोनों में से आप एक एक लैंग्वेज ले सकते हैं। उसके बाद आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं सेक्शन 2, जिससे है उस डोमेन सब्जेक्ट में से मैक्सिमम, अब ये ध्यान रखना है कि ये कंपलसरी नहीं है, ये मैक्सिमम लिमिट इन्होंने दे दी कि आप 6 इसमें से ले सकते हैं। लेकिन आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। तो वो यूनिवर्सिटी भी, उन यूनिवर्सिटी ने कोर्स के वाइज अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अपनी वेबसाइट पे दी है कि अगर आपको मेरी यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में एडमिशन लेनी है तो आपको ये डोमेन सब्जेक्ट आपको CUET में अपीयर करने हैं। तो वो आगे डिटेल में हम स्टडी करेंगे, यूनिवर्सिटी वाइज मैं आपको बताती हूँ आगे क्या है। तो अभी आपको ये समझना है कि सेक्शन 2 डोमेन में 27 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आप मैक्सिमम 6 ले सकते हैं। अब मैक्सिमम 6 आप सोचेंगे कि कैसे ले सकते हैं, 12th में तो हमारे पास सब्जेक्ट ही 5 है, उसमें से भी एक लैंग्वेज निकल गई। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका मतलब आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आपके दिमाग में आया है। तो मैक्सिमम 6 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो ऐसे मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप PCM के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो PCM का स्टूडेंट देखिए BTech भी कर सकता है, वो BSc भी कर सकता है, वो BA विद मैथ्स भी कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास खुले रहते हैं। तो उनको किस किस यूनिवर्सिटी से क्या क्या कोर्सेज करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनको क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। आपको पूरी फ्रीडम दे दी है इसमें, जितने भी आपको कोर्सेज करने हैं उन सब के लिए आप ये एक ही टेस्ट दे के आप अपनी एडमिशन्स अलग अलग कोर्सेज में भी अपने ऑप्शंस खुले रख सकते हैं। तो इसमें मतलब आपको ऐसा नहीं कि अगर आपको BTech करनी है तो आप CUT में सिर्फ BTech के सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, तो आपके बाकी कोई और करने की इच्छा है, कुछ भी और करने की इच्छा है, तो वो आपके चांसेस बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन द सेम वे कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, वो BCom भी कर सकते हैं और वो BBA भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, तो आपको उसको यूनिवर्सिटी को जाके कंसिडर करना है और उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट भरने हैं। इसी तरह आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी आर्ट के स्टूडेंट के पास मैथ्स है, तो वो मैथ्स में और आर्ट्स वाला स्टूडेंट BBA भी कर सकता है, वो मैथ्स में भी आगे कुछ करना चाहे तो कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आपके पास स्कोप है, आपके पास 6 मैक्सिमम लिमिट दे दी गई है कि आप 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और उससे कम तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। अगर आपको फॉर एग्जांपल सिर्फ BCom करना है, तो BCom के लिए जिस यूनिवर्सिटी से करना है उस यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये सब्जेक्ट से आप टेस्ट दीजिए। तो 2 या 3 हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग हैं सब्जेक्ट मेंशन किए हुए, तो जितने भी आपको बनते हैं उस हिसाब से अपने अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और देने हैं। तो आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 आएंगे, आपको 50 दिए होंगे हर सब्जेक्ट के, जितने अपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं
उतने सब्जेक्ट के आपके पास 50-50 क्वेश्चन का सेट आएगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 4 सब्जेक्ट चूज़ किए तो आपको 200 क्वेश्चन करने होंगे। अब यहाँ आप ये बात समझ गए होंगे कि हर स्टूडेंट के जब चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं तो उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अलग अलग होंगे। अकॉर्डिंगली उनका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो भी टाइम ड्यूरेशन है वो भी अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी का एग्ज़ाम 3.5 घंटे का हो सकता है, किसी का 2.5 घंटे का हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपने क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं। तो अब इसका एग्ज़ाम देखिए, क्वेश्चन कैसे होंगे, MCQ बेस्ड ही होंगे, ठीक है। और सिलेबस कहाँ से आएगा वो सारा NTA की साइट पे दिया गया है। सिलेबस के बारे में हम अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। थर्ड सेक्शन है आपका जर्नल टेस्ट का। जर्नल टेस्ट में हमारे पास देखिए, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स बीन ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ वेयर जर्नल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। मतलब क्या है कि जिन यूनिवर्सिटी ने कहा है कि उनमें एडमिशन लेने के लिए आपको जर्नल टेस्ट देना ज़रूरी है तो आप इस जर्नल टेस्ट को दे सकते हैं। तो इसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे 75 में से। और जर्नल इसका मतलब इस सेक्शन का बेसिकली होगा क्या, देखिए ये जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, मैथमेटिकली कंसेप्ट है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हमारे ये सेक्शन 3 जर्नल टेस्ट में होंगी। अब इसके 3 सेक्शन हैं, लेकिन ये आपको ध्यान समझना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर तीनों सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, जहाँ आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है उस यूनिवर्सिटी ने क्या स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन की है आपके कोर्स के रिलेटेड, आपको क्या क्या सेक्शन में से टेस्ट देना है, तो आप वहाँ से जाके चूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क इन्होंने बना के दे दिया, 3 सेक्शन हैं पूरे फ्रेमवर्क के लिए और सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको ये तीनों ही सेक्शन देने हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा आपकी सब्जेक्ट की चॉइस पे कि आपको इसमें से कितना देना हो सकता है, ठीक है। आगे ये सब इन्फॉर्मेशन है जो जब हम फॉर्म भरेंगे, जब हम फिल करेंगे तब आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। अभी जो मैं बता रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्लानिंग के लिए काम आएगी। 2 साल बाद भी अगर आपको टेस्ट देना है ना, उसकी प्लानिंग आपको अभी करके रखनी है, आपको अभी से सब्जेक्ट चूज़ करके रखने हैं। वो ये टाइम राइट है, आप इसको चूज़ कर सकते हैं। क्यों राइट टाइम है, क्योंकि इस साल के एकेडमिक सेशन का अभी टेस्ट चल रहे हैं और एडमिशन पोर्टल हर यूनिवर्सिटी के खुले हैं। तो एडमिशन पोर्टल पे आप उनकी एडमिशन के जो भी क्राइटेरियाज हैं वो आप अभी स्टडी कर सकते हैं। एडमिशन पोर्टल बंद होने के बाद चांसेस होते हैं कि वो उतनी इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले, ठीक है। तो क्योंकि आपको 2 साल पहले या 1 साल पहले ये सब आपको प्रिपरेशन करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये टेस्ट के लिए एक मतलब बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल टेस्ट है, यूनिक टेस्ट है। इसके लिए आपको कोचिंग की भी ज़रूरत हो सकती है। तो उसके लिए आपको पहले से ही अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करके रखने हैं, उसका सिलेबस स्टडी करना है कि क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत है, कैसा करना है, उस सब चीज़ों के लिए हम आपको ये बता रहे हैं और आपको अपने लिए प्री प्लानिंग करके रखनी है, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं जो आप फॉर्म भरते समय आपको काम आएंगी। तो अभी ये देखिए, अभी हम पहुंच गए यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है। अभी इन्होंने देखिए टेस्ट के बारे में बताया है, रोल हो गया NTA का, ये आप पढ़ना चाहें तो एक एक करके पढ़ सकते हैं। अब ये हमारा चैप्टर 2 आ गया जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें यहाँ से और ध्यान से देखना है। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, देखिए ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये आप सबको पता है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड है, आपको कंप्यूटर लैब में जाके देना होगा। और उसकी प्रैक्टिस कैसे होगा उसके लिए भी गवर्नमेंट ने सब कुछ सोच के रखा है। और वो क्या है, आप मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं, वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में सारी चीज़ें वो भी बताऊंगी। अब मीडियम ऑफ एग्ज़ाम देखिए, इस टेस्ट की यूनिक चीज़ देखिए, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम। नॉर्मली जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके मीडियम 1 या 2 रहते हैं, मतलब इंग्लिश होता रहता है, हिंदी रहता है, या ठीक है जो भी नेशनल लेवल के टेस्ट होते हैं उनका ये रहता है। लेकिन ये टेस्ट देखिए 13 लैंग्वेजेस में से होगा, 13 लैंग्वेज में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसका मीडियम 30 लैंग्वेजेस होंगी, मतलब आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं उस लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये बात ध्यान से पढ़िए, कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ स्पेसिफाइड लैंग्वेजेस एज अ मीडियम, ठीक है। लेकिन वो कैसे होगा, वो बार बार देखिए इसमें लिखा हुआ है, हर टॉपिक में इसमें बार बार लिखा हुआ है कि वो कहाँ पे, जो इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेनी है
उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें डिसाइड होंगी। क्योंकि अगर अब आपको देखिए सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, आपको मीडियम चूज़ करना है, इस टेस्ट के रिलेटेड आपको कुछ भी चूज़ करना है, वो आपको अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी पे जाके एक बार सबसे पहले स्टडी करना है, उसके बाद आप इसको चूज़ कर सकते हैं। और ये ध्यान रखें, ये जो लैंग्वेज है ये मीडियम है, ये एग्ज़ाम आपको किस लैंग्वेज में देना है वो है। और जो सेक्शन ए में, सेक्शन फर्स्ट के ए और बी में जो लैंग्वेजेस दी हैं, जो आप 2 लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं, वो एक लैंग्वेज टेस्ट है, वो इससे अलग है, ठीक है। तो लेकिन अगर इसमें देखिए इन्होंने स्पेशल बताया है कि मीडियम इज़ नॉट सेम एज लैंग्वेजेस ऑप्टेड, ठीक। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में पेपर आएगा, इसके लिए इन्होंने दिया है कि जो भी इंग्लिश का जो पेपर होगा वो ही प्रिवेल करेगा, ठीक है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है ट्रांसलेशन करने में, उसका कुछ मीनिंग चेंज हो रहा है, तो जो भी आपका इंग्लिश में मेंशन किया होगा वो ही सही माना जाएगा। अब पैटर्न है MCQ है, वो आपको पता ही है कि पैटर्न MCQ होगा। तो और इसका डिज़ाइन क्या है मैंने आपको बता दिया। देखिए 3 सेक्शन है, 1, 2, 3, और 1 सेक्शन के 2 पार्ट हैं, A एंड B, ठीक है। ये 2 पार्ट लैंग्वेजेस के हैं, ये आपके डोमेन सब्जेक्ट के हैं और ये आपके जनरल सब्जेक्ट के हैं। अब देखिए फिर आपको बताया कि इसमें से आपको क्या चूज़ करना है, वो डिपेंड करेगा आपके कोर्स पे, आपको क्या लेना है, स्पेसिफाइड कोर्स, और डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पे। स्पेसिफाइड कोर्स ऑफ डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी जो भी आपको करना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको इनमें से कौन से सब्जेक्ट टेस्ट के लिए सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये आपको ऑप्शन है कि आप इनमें से क्या क्या सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म भरते समय आपको अपना सिलेक्शन देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया है कि ये जो पूरा टेस्ट होगा, ये जो पूरा टेस्ट होना है आपका CUT का, उसमें मैक्सिमम कितने टेस्ट हो सकते हैं, 9 टेस्ट हो सकते हैं, मैक्सिमम 9 हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं, देखिए 2 लैंग्वेजेस आप चूज़ कर सकते हैं, ये सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से। 6 मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और थर्ड एक जनरल टेस्ट होगा, तो ये मिला के हो गए 9, 2 + 6 + 1 9। या आपको ऑप्शन दिए, देखिए इसमें आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि भाई एक पैटर्न बना दिया वो स्ट्रिक्ट है और सबको वैसे ही देना है, नो। हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट नीड के अकॉर्डिंग इस टेस्ट में अपना सिलेक्शन कर सकता है। इसमें ये बच्चों को इन्होंने बहुत लिबर्टी दे दी है। इस टेस्ट की अच्छी बात ये है कि इन्होंने बहुत सारा चॉइस करने का आपके पास ऑप्शन दिया है। या आप क्या कर सकते हैं, या आप देखिए मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस ले सकते हैं इन दोनों सेक्शन में से, ठीक है। फिर आपको डोमेन सब्जेक्ट 5 लेने होंगे और 3rd सेक्शन तो आपका है ये, इस तरह से मिला के फिर आपका 9 बन जाएगा। देखिए 3 + 5 + 1, तो आपका 9 का सेट हो जाएगा। तो मैक्सिमम 9 टेस्ट में एक स्टूडेंट अपीयर हो सकता है। अब स्कीम हो गई आपकी, टाइम ड्यूरेशन हो गया। टाइम ड्यूरेशन में देखिए ये 9 AM पे शुरू हो जाएगा और मैक्सिमम टाइम, अब ये देखिए ये ज़रूरी, ये इन्होंने मैक्सिमम टाइम दे दिया कि मिनिमम कितना हो सकता है, 45 मिनट्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 195 मिनट्स हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है हर किसी के टेस्ट ड्यूरेशन के टाइम अलग अलग रहेंगे, ठीक है। 9 बजे टेस्ट तो सबका 9 बजे शुरू होगा, लेकिन किसका टेस्ट कितने देर का है वो डिपेंड करेगा। अब इन्होंने मैक्सिमम 195 मिनट लिमिट दिया, हो सकता है किसी का पेपर 150 मिनट्स का हो, किसी का 120 मिनट्स का हो। वो क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि हर बच्चे के पास सब्जेक्ट को चूज़ करने की अपनी अलग फ्रीडम है। तो जितने आपने सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे स्लॉट 1 में से, जितने आपने सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी ये टाइम ड्यूरेशन बन जाएगी। इसी तरह स्लॉट 2 आपका 3 बजे शुरू होगा और 6:45 पे होगा। इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट 225 मिनट्स हो सकता है, मिनिमम इसका टाइम लिमिट 45 मिनट्स होगा। मतलब क्वेश्चन पेपर सबका 3 बजे शुरू होगा, ठीक है, और किसी का 45 मिनट्स के बाद ख़त्म हो जाएगा और किसी का 90 मिनट्स के बाद ख़त्म हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ किए हैं स्लॉट 2 के, उसके अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पे टाइम लिमिट हो जाएगा। अब आप स्लॉट 1 में क्या चूज़ कर सकते हैं और स्लॉट 2 के लिए क्या चूज़ कर सकते हैं, ये फ्रीडम भी इन्होंने दे दी है। इतनी फ्रीडम भी आपको दी गई है कि आप स्लॉट 1 में क्या चूज़ करें, स्लॉट 2 में आप क्या चूज़ करें। अब देखिए स्लॉट 1 में उन्होंने कहा है कि आप मैक्सिमम 4 टेस्ट चूज़ कर सकते हैं। उन 4 में क्या क्या होगा, उनमें 1 लैंग्वेज होगी, 2 डोमेन सब्जेक्ट होंगे और 1 सेक्शन 3 कवर होगा। ये स्लॉट 1 की बात होगी जिसमें मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। ये आप ध्यान रखिए 4 हो सकते हैं, ये हो सकते वाली बात बार बार क्यों है, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है आप इसमें से क्या चूज़ करेंगे, ठीक है।
वो डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पे, उन्होंने क्या आपको स्कीम दी है, आपको कितने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, अकॉर्डिंगली आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। ये इन्होंने आपको, जैसे ये आपका एक लिमिट फिक्स कर दी, इस लिमिट के अंदर अंदर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह स्लॉट 2 में आप मैक्सिमम 5 टेस्ट दे सकते हैं, कैन, ठीक है, दे सकते हैं। और उसमें क्या क्या होगा, उसमें लैंग्वेज हो सकती है, एक लैंग्वेज हो सकती है, और मैक्सिमम 4 डोमेन सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या बात क्लियर हो गई कि अगर आपको सेक्शन 3 देना है तो वो फर्स्ट स्लॉट में ही होगा, सेकंड स्लॉट में आपको सेक्शन 3 ऑफर नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो जिस बच्चों के पे ऊपर सेक्शन 3 अप्लाई हो रहा है एज पर देयर यूनिवर्सिटीज़, उनको स्लॉट 1 में सेक्शन 3 को सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आपको जो सिलेक्शन है वो इस तरह स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में आप डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपने टाइम को डिवाइड भी कर सकते हो कि आप अपने कुछ सब्जेक्ट इसमें दे दो, कुछ सब्जेक्ट सेकंड स्लॉट में दे दो, या फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम कम है, या आप चाहते हो कि आपका सारा टेस्ट एक ही स्लॉट में हो जाए, वो भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास सेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होता तो सारा के सारे सब्जेक्ट हो सकता है आपके स्लॉट 2 में ही कवर हो जाएंगे। ये सारा डिपेंड करेगा आपकी चॉइस ऑफ सब्जेक्ट पे, जो इस टेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या है। अब सिलेबस देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी जब टेस्ट आपको देना है तो आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस इन्होंने बताया है कि हमने साइट पे दे दिया है, उस सिलेबस की हम डिटेल स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली सिलेबस की स्टडी कब करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे है, देखिए, सिलेक्शन फॉर स्पेसिफाइड सब्जेक्ट एज पर योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज़ करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, एज लिमिट तो कोई नहीं है, लेकिन आपने 12th पास कर लिया हो या अपीयर किया हो तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए आगे रिजर्वेशन का आ गया। अगर आपके ऊपर रिजर्वेशन अप्लाई होती है तो आपको ये सारा पार्ट रिजर्वेशन वाला स्टडी करना है, बहुत लंबा, बहुत डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपके ऊपर कोई भी रिजर्वेशन अप्लाई होती है तो आप इसमें से इस चीज़ को कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट आ गया चॉइस ऑफ सिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आपको काफ़ी फ्रीडम दी गई है। ओवरऑल इंडिया में हर स्टेट में बहुत सारे सेंटर्स इन्होंने चूज़ किए हैं। देखिए चॉइस सेंटर सिटीज़ बहुत सारी हैं। अब सेंटर सिटी आप कैसे चूज़ कर सकते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे, तो आप 4 सेंटर सिटीज़ को वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और आपको मिलेगी कौन सी, जो सेंटर सिटी जो मिलेगी आपको वो एडमिट कार्ड में बन के आएगा, तब आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से सिटी मिलेगी। जो 4 आपने चूज़ की होंगी उसमें से कोई एक, ठीक है। अब लेकिन कौन सी मिलेगी, देखिए, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी ये इन्होंने क्लियरली लिख दिया। प्रेफरेंस आपको मिलेगी जो भी आपने स्टेट चूज़ की होगी, परमानेंट एड्रेस जब आपने दिया है उसमें जो भी आपकी स्टेट है, या आपके जो प्रेजेंट एड्रेस की जो स्टेट है, उन 2 स्टेट में से कोई एक स्टेट आपको किसी एक स्टेट में आपको सेंटर मिल सकता है, ठीक है। या अब इस स्टेट में टेस्ट देना है, आप उसी स्टेट का अपना परमानेंट एड्रेस दीजिए और उसी स्टेट में आप अपना करंट एड्रेस दीजिए। अब ये कैसे हो सकता है कि आपको किसी और स्टेट में टेस्ट देना हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, आप कहीं और आप कोचिंग ले रहे हैं, कोचिंग लेने के लिए आप किसी दूसरी स्टेट में गए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप कोटा में गए हुए हैं, आप रहते हैं हरियाणा में या पंजाब में, आप कोचिंग के लिए गए हुए हैं कोटा में, ठीक है, या आप किसी और जगह पर रहते हैं, आप कोचिंग के लिए आए हुए हैं दिल्ली में, ठीक। और तो आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपकी कोचिंग हो रही है उसी सिटी में आपका एग्ज़ाम भी हो जाए, या इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप जेई के लिए भी अपेयर हो रहे हैं, आप बिट्स के टेस्ट के लिए भी अपेयर हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी जो सेंटर सिटीज़ है, जो सेंटर सिटी है ऑलमोस्ट वो सारे टेस्ट की एक हो जाए, तो आपको अपने हिसाब से आप इसको प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ भी आपको फ्रीडम दी गई है कि जहाँ भी आप चाहते हैं, जिस स्टेट में चाहते हैं कि आपको सेंटर सिटी मिल जाए, आप उसी स्टेट का परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं। और अदरवाइज सिंपल आप अपने ही स्टेट में रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने स्टेट का ही परमानेंट एड्रेस दीजिए और वहीं के वहीं आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये फ्रीडम आपको इसलिए दी गई है कि 12th के बाद जिन बच्चों ने बहुत सारे टेस्ट देने हैं उनको एग्ज़ाम के लिए एक शहर से दूसरे शहर ना भागना पड़े, उनके पास थोड़ा फ्रीडम हो, चॉइस हो, ताकि वो अपने ये सारे टेस्ट को अच्छे से प्लान आउट कर पाएँ। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये अपना सिटीज़ का हो गया। एडमिट कार्ड के बारे में बताया, जब फॉर्म भरेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करें।
अब हमारा टॉपिक चल रहा है शेड्यूल ऑफ एग्ज़ाम। हम देख लेते हैं हमारे एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसे रहेगा। ये टाइम वगैरह तो आपका जब फॉर्म फिल होगा हम तब देखेंगे। अभी हम इसमें मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम कैसे होगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया हुआ है, द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन मल्टीपल डेज। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर होंगे, स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग कॉम्बिनेशन चूज़ कर सकते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम विल बी हेल्ड ऑन मल्टीपल डेज एंड इन 2 स्लॉट्स। 2 स्लॉट में होगा, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में। टाइम हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, मॉर्निंग का एग्ज़ाम 9 बजे शुरू हो जाएगा और इवनिंग आफ्टरनून का एग्ज़ाम 3 o'clock पे शुरू हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने बताया कि स्लॉट 1 में हम कितने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ये हम पहले से ही देख चुके हैं। 4 टेस्ट हम इसमें से दे सकते हैं। कौन कौन से थे, वो एक लैंग्वेज थी, 2 डोमेन सब्जेक्ट थे और एक जनरल टेस्ट था। ठीक है, और इनके क्वेश्चन हमने देखे हैं पहले, इसके 40 आउट ऑफ 50 ईच सब्जेक्ट, तो टोटल हो गए 80 क्वेश्चन जो आपको करने हैं और आएंगे आपके 100 क्वेश्चन अगर आप 2 सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो। और जनरल टेस्ट है आपका 60 क्वेश्चन आपको करने हैं 75 में से। और मार्किंग स्कीम आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क है पर क्वेश्चन 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, तो टोटल मार्क्स आपके 200 हो गए। टाइम आपको 45 मिनट मिलना है इसके लिए। और यहाँ पे अगर आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 मार्क का, लेकिन करने हैं आपको 80 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपके हो जाएंगे यहाँ पे 200। और नेक्स्ट है आपके ये 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम आपके जो मार्क है यहाँ पे 300 हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपके स्लॉट 1 में कितने हो सकते हैं, क्योंकि आप इनमें से हो सकता है आपको चारों टेस्ट देने हो सकता है आपको इसमें से कम टेस्ट देने हो, डिपेंड अपॉन योर द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी। तो इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, देखिए इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं हमारे 200 हमारे लैंग्वेज में हो गए। अगर हमने 2 सब्जेक्ट चूज़ किए तो 400 हमारे यहाँ हो गए, 200 प्लस 400 600 प्लस 300 900, तो मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे 900 हो सकते हैं। और टाइम ड्यूरेशन आपको कितना मिलेगा, 45 आपको लैंग्वेज के लिए मिलना है, 90 मिनट आपके हो गए सब्जेक्ट के लिए अगर आपने 2 सब्जेक्ट लिए हैं, और 60 मिनट आपके इसके लिए हो गए। ठीक है, तो अब आप इनको ऐडअप कीजिए तो आपके कितने टोटल मिनट्स हो गए 195 मिनट्स का मैक्सिमम आपका स्लॉट 1 का एग्ज़ाम हो सकता है। और 195 मिनट्स हैं, तो आवर्स आपके कितने हो गए 3 hours 15 मिनट्स का ये एग्ज़ाम हो सकता है स्लॉट 1 का। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। अगर आपका कोई आंसर गलत हो गया तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। मतलब 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर हर कोई एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क कटता रहेगा। ठीक है, और जो अनमार्क्ड क्वेश्चन है, जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, अनआंसर कर दिए, उनका कोई मार्क नहीं कटेगा, उसका तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हम स्लॉट 2 में देख लेते हैं। स्लॉट 2 में हम कितने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते थे और कितने मार्क्स हमारे हो सकते हैं। स्लॉट 2 में देखिए एक तो आपकी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, लैंग्वेज एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 12 लैंग्वेजेस ऑप्टेड इन सेक्शन 1A इफ 1 ऑलरेडी इज टेकन इन स्लॉट 1। अगर आप स्लॉट 1 में, क्योंकि स्लॉट 1 में भी आपको एक लैंग्वेज देनी दे रही है, स्लॉट 1 में अगर आप एक लैंग्वेज ले चुके हैं तो स्लॉट 2 में आप एक लैंग्वेज और ले सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज मतलब आप स्लॉट 2 में चूज़ करेंगे। बाय चांस अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं 2 लैंग्वेजेस के, तो एक लैंग्वेज का आपका स्लॉट 1 में होगा और एक लैंग्वेज जाके आपका स्लॉट 2 में होगा। वही है, 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क 20 हो गए और इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन था इसमें कि आपको यहाँ से 4 सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, तो उसमें भी वही है, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने 4 सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं तो मतलब यहाँ पे आपको 200 आपके क्वेश्चंस आपको आएंगे और आपको करने होंगे उसमें से 160 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज होगा ऑब्वियसली ये। तो ये टोटल बता रही हूँ कि टोटल इतना हो जाएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हर सब्जेक्ट मतलब आपका 200 मार्क्स हो जाएगा। और अगर आपने 4 सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं तो यहाँ पे आपके 800 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है आपकी 3 आवर्स हो सकती है अगर 4 सब्जेक्ट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के आपको 45 मिनट मिलने हैं।
4 सब्जेक्ट के हिसाब से आपके हो गए 3 आवर्स, तो 3 आवर तो हो गए इस पार्ट के, ठीक है। तो टोटल टाइम लिमिट आपकी इस पार्ट की कितनी हो सकती है, 3 आवर एंड 45 मिनट। स्लॉट 2 हो सकता है मैक्सिमम, और स्लॉट 2 के मार्क्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 800 प्लस 200 1000 मार्क्स इसके हो सकते हैं। तो ये हो गया सिस्टम आपका स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का। तो देखिए अब क्या क्या काम करने वाले हो गए आपके लिए। सबसे पहले आपको अपने लिए कोर्स चूज़ करना है, फिर उस कोर्स को किस यूनिवर्सिटी से करना है, आपको वो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। फिर वो यूनिवर्सिटी उस आपके सिलेक्टेड कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कह रही है, स्पेसिफाई सब्जेक्ट आप CUT के लिए चूज़ कीजिए, आपको वो चूज़ करने हैं, ठीक है। अब फिर वो जो आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं एज पर यूनिवर्सिटी CUT के लिए जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वो स्लॉट 1 में हो सकते हैं या स्लॉट 2 में हो सकता है, आपको वो चेक करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका स्लॉट 1 या स्लॉट 2 बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका ये काम कवर हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, ये आपको पढ़नी ज़रूरी है जब आपको एग्जाम में जाना है, एग्जाम में अपीयर करना है, ठीक है, उस समय आपको ये सब पढ़ना है। रफ वर्क के लिए आपको बताया कि आपको वहीं से शीट मिलेगी, ठीक है। अनफेयर मीन प्रैक्टिस, ये सब कुछ तो आपने करना नहीं है क्योंकि आप सब लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो इन सब के बारे में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आंसर की कब आएगी ये आपको डिटेल में सब बता दी, ये सारी चीज़ें इसमें सब डिटेल में बता दी है। मार्किंग सिस्टम भी हमने बताया कि सही क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क मिल जाएंगे, गलत क्वेश्चन है तो आपका 1 मार्क कट जाएगा, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो कुछ भी नहीं होगा, 0 वहाँ पे रहेगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया या एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा सही ऑप्शन दिए हैं तो क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको इन्होंने मेंशन करके दे दी हैं। अब ये देखिए ये जो स्कोर है वो क्या है, यूज़ ऑफ स्कोर ऑफ CUET बाय अदर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट करना चाहें एडमिशन के लिए तो वो भी कर सकती हैं। अब देखिए NTA स्कोर क्या है एडमिशन के लिए, ये तो आपने टेस्ट देना है, टेस्ट दे दिया आपने, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, उनका टेस्ट आप दे आए, उसमें से फिर आपके मार्क आएंगे क्योंकि सबके नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होंगे, आपके मार्क्स अलग अलग होंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग से जितने आपने क्वेश्चन सीए करो आपके मार्क्स, जो रॉ मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जो रॉ मार्क्स या एक्चुअल मार्क आपने ऑब्टेन्ड किए होंगे उनको फिर NTA स्कोर में चेंज किया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए किसी का पेपर जैसे स्लॉट 2 था 1000 मार्क का था, ठीक है, उसमें से किसी के ऊपर 800 अप्लाई हो रहा है कि उसका क्वेश्चन पेपर 800 का है, किसी का 400 का है ना, क्योंकि सबके मार्क अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबके सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग हो सकते हैं एंड मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी रैंक कैसे बनेगी, तो हमें एक इक्विवेलेंट बेस चाहिए, तो सारे अलग अलग मार्क्स को हम वो लोग एक नेट NTA स्कोर में चेंज कर देंगे, तो उसके बेसिस पे फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ रिवेल्यूशन का बताया एडमिशन प्रोसेस के लिए इसमें बार बार देखा है कि जिस यूनिवर्सिटी से आपको लेना है आपको उसकी साइट पे बार बार पूरी डिटेल आपको पढ़ते रहना है। अब देखिए आ गया वही टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्योंकि 12th के बच्चे हैं और आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब कैसे क्या चीज़ फिल करनी है उसके लिए NTA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने NTA को बोला है कि आप इसकी प्रैक्टिस के लिए सेंटर्स बनाएं, ठीक है। तो हर स्टेट में उसकी प्रैक्टिस के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। अब वो डिपेंड करेगा आप किस स्टेट में रहते हैं क्या है, तो वो जाके आपको इनकी साइट पे देखना है कि आपका नियरेस्ट TPC क्या है और वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। और ये इन्फॉर्मेशन देखिए कहाँ दी गई है, ये आपको अपेंडिक्स 6 में इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब सेंटर कहाँ पे हैं वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। अब कॉमन सर्विस सेंटर देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर भी हमें NTA ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्लाई किए प्रोवाइड किए हैं। अब देखिए इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, क्योंकि ये जो पूरा टेस्ट है वो इंडिया नेशनल लेवल पे होगा, ठीक है। और हर स्टेट की अलग अलग कंडीशन है, कहीं पे टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, कहीं का टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, ठीक है। और कोई रूरल एरियाज़ है ना, तो वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ हो सकता है ना हो, क्योंकि इसका सारा काम ही ऑनलाइन होने वाला है। तो आपका फॉर्म भरने के लिए भी आपको सर्विस सेंटर बना दिए गए हैं, फैसिलिटेशन सेंटर बना दिए गए हैं, इसकी जानकारी भी आप जाके ये वेबसाइट्स दे रखी हैं वहाँ पर जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए फॉर्म वगैरह भरवाने में तो आप कर सकते हैं। अब देखिए 1.5 लाख सेंटर्स पूरी कंट्री में बना दिए गए हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपका फॉर्म फिल करवाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए।
अब ये कुछ मिसलिनियस टॉपिक आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है, जो आप पढ़ सकते हैं। और इन सब के बाद आपको अपेंडिक्स दिए गए हैं जो आपको देखने ज़रूरी हैं, जिसमें देखिए लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दिए होंगे, आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऑफ़र की गई हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले। ये देखिए ये सारी चीज़ें फॉर्म वॉर्म सब चीज़ें इसमें बहुत डिटेल में बताई गई हैं। जो चीज़ भी आप पे अप्लाई करेगी, डिसेबिलिटी है अगर ये कुछ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। इसमें ये मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका। आगे आगे चलते जाएंगे हम। अब देखिए ये हमारे पास लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ गई। आप इस लिस्ट को केयरफुली स्टडी कर लीजिए। देखिए आप कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, आप इसमें से कुछ यूनिवर्सिटी जो आपको अच्छी लगती हैं, आपके लिए फेवरेबल हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उन यूनिवर्सिटीज़ पे जाके अपना जो कोर्स करना है उसको देखेंगे। देखिए डिटेल प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटीज़ अलॉन्ग विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ अवेलेबल ऑन रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी वेबसाइट। वहाँ जाके आपको ये देखना है जो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की है, फिर आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो प्रोग्राम का कोर्स डिटेल सारा वहाँ जाके आपको देखना है। और उसके लिए CUT के लिए एडमिशन और वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको CU2 में क्या सब्जेक्ट करने हैं वो भी सब जाके आपको उस यूनिवर्सिटी की साइट पे ही देखना है। ये तो बेसिक आपका एक फ्रेमवर्क होगा कि वो टेस्ट कैसा है और उसमें सिलेक्शन कैसे करना है, वो जाके आपको अपनी उसी यूनिवर्सिटी पे देखना है। अब देखिए ये आपको लैंग्वेजेस दे दी, ये 13 लैंग्वेजेस हैं, इनमें से आपको कोई एक चूज़ करनी है। ये इस पर सेक्शन 1 भी आ गया, इन 20 लैंग्वेजेस में से आपको कोई एक चूज़ करनी है। ये आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट आ गए, इनमें से जो मैक्सिमम है आप 6 चूज़ कर सकते हैं। ये वो सारा हो गया, आपको इसको स्टडी करना है आराम से, ठीक है। और जनरल टेस्ट का तो आपको दे दिया, तो ये सारा आपका वो ऑप्शंस हो गए कि आपको कैसे कैसे करना है। अब ये देखिए सेंटर सिटीज़ हैं, देखिए एक एक स्टेट में कितने सारे सेंटर्स दिए हुए हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखिए कितने सारे सेंटर एक एक स्टेट में इन्होंने दे रखे हैं। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी प्लान के अकॉर्डिंग जो भी आपका है, आप इन सारे सेंटर्स में से अपने 4 सेंटर सिटीज़ की प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये अभी तक आपके लिए सेंटर की लिस्ट चल रही है। देखिए इतने सारे सेंटर्स गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, इतने सारे सेंटर्स आपको ऑफ़र किए जा सकते हैं। ये पेमेंट का जब हम फॉर्म भरेंगे है ना, तब देखिए पेमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। देखिए कितने सारे हेल्प डेस्क नंबर दिए हैं, बहुत कुछ, बहुत फैसिलिटीज़ आपको दी गई हैं। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम कैसे आपको हैंडल करना है, पहले क्या क्रिएट करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। बहुत ईजीली आप इस सब काम को कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ये देखिए प्रैक्टिस सेंटर के बारे में और ज़्यादा डिटेल दे दी कि आपको प्रैक्टिस सेंटर कैसे देखने हैं, क्या करने हैं, वहाँ पे आपको क्या क्या सर्विसेज मिल सकती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। ये मुझे लगता है कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है कि ये टेस्ट क्या है और आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये सब आप अपना स्टडी कर लीजिए। मेन चीज़ है आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करना है, वो उसमें आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी में जाके आपको सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। मैं आपको प्रोसीजर समझाने के लिए किसी एक यूनिवर्सिटी का बता दूंगी खोल के कि आपको कैसे कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे बात हमारी चल रही है कि हमें इसके लिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है, उसके लिए मैं एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉमर्स सब्जेक्ट है, हमें BCom करना है और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हम साइट पर जाएंगे। ये साइट मैंने आपके लिए खोल दिया, ये साइट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हम एडमिशन्स पे आ गए हैं। एडमिशन अब हमें अंडर ग्रेजुएट एडमिशन देखनी है, ठीक है। तो हम अपना अंडर ग्रेजुएट UG एडमिशन्स का कॉलम यहाँ पे खोल रहे हैं। देखिए मैं आपको हर स्टेप 1 बाय 1 करके दिखा रही हूँ। तो ये UG एडमिशन्स में हम आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी और सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें बेसिकली ये देखना है कि ये CUT का कैसे है, जो स्पेसिफिक कोर्स एलिजिबिलिटी है कैसे है। तो हमने इस पर क्लिक किया।
देखिए हम इस पर आ गए हैं। अब देखिए अब इन्होंने क्या दिया है, कॉमन एलिजिबिलिटी है सबके लिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तो क्लास 12th हो गई, हमने पहले भी देख लिया, CUET की साइट पे भी देख लिया। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है, जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अगर प्रोग्राम करना है बीकॉम का तो उसके लिए अब प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है क्या, अब हमें वो देखना है। देखिए इन्होंने इस कोर्स के लिए सिलेक्शन के लिए, सब्जेक्ट के पर्टिकुलर सिलेक्शन के लिए आपको इन्होंने अपनी तरफ से इसको लिस्ट ए और लिस्ट बी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो CUT ने सारी चीज़ें सेक्शन 1A और सेक्शन 1B की सारी लैंग्वेजेस हैं, इन्होंने वो अपनी लिस्ट ए में दे दी, ठीक है। तो वो इनके लिए लिस्ट ए है। अगर पर्टिकुलरली ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, वो भी बीकॉम के लिए। लिस्ट बी में इन्होंने दो पार्ट बना दिए हैं, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए है। डोमेन सब्जेक्ट्स को इन्होंने अपने हिसाब से ऐसे दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हमें इन्होंने ये जर्नल सारे कोर्सेज के लिए कर दिया। अब हमें अपना इसमें कोर्स देखना है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, ठीक है, बैचलर है, क्या क्या है। इसमें से आपको जो भी कोर्स करना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उस कोर्स के रिलेटेड वो अपना कॉम्बिनेशन बताएंगे। अब हम लेके चल रहे हैं बीकॉम की बात, कॉमर्स की, तो मैंने इसमें से बैचलर ऑफ कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके लिए भी DU दो तरह के कोर्स ऑफर कर रही है, एक बीकॉम ऑनर्स है और एक बीकॉम है। मैं जनरल बीकॉम को एक बार लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जनरल बीकॉम सेलेक्ट कर लिया। अब जनरल बीकॉम के लिए देखिए इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे दी है फॉर एडमिशन इन बीकॉम। DU की बीकॉम एडमिशन के लिए क्या आपको करना है, देखिए इन्होंने बताया कि कैंडिडेट को CUT में अपीयर होना है। कैसे, इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन इन्होंने अपनी तरफ से बना के दी हैं कि आप या ये कॉम्बिनेशन ले लो या ये कॉम्बिनेशन ले लो, आपको इन्हीं सब्जेक्ट में से आपको CU2 देना है। अब ध्यान से स्टडी करते हैं हम कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 1 में इन्होंने कहा है कि आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी है लिस्ट ए से, ठीक है। लिस्ट ए मतलब जो CUET की साइट पे जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1A है और सेक्शन 1B है, वो सारी लैंग्वेजेस इन्होंने लिस्ट ए में कर ली। मतलब उनमें से आप कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो इन दोनों में से, ठीक है। इसमें से 13 लैंग्वेजेस थी, इसमें 20 थी, मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस में से आप कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा और प्लस मतलब ये, और आपको कोई दो सब्जेक्ट लिस्ट बी में से चूज़ करने हैं, ठीक है। लिस्ट बी इन्होंने दी है साइट पे, इसी साइट पे दे रखी है, वहाँ लिस्ट बी में से आप कोई दो सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। एंड प्लस एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट बी और लिस्ट 2। तो एक और सब्जेक्ट चूज़ करना है, वो जहाँ लिस्ट बी से हो सकता है या लिस्ट B1 से हो सकता है या लिस्ट B2 से हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो आप लिस्ट बी में से ही 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, या आपके हो सकते हैं लिस्ट बी में से 2 हो सकते हैं और लिस्ट B2 में से 1 सब्जेक्ट हो सकता है। तो 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे अपने कॉमर्स के पढ़ने हैं और एक लैंग्वेज प्लस एक लैंग्वेज आपको यहाँ से लेनी है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन 1। ये 4 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, ये 4 टेस्ट आपको देने हैं। अब हमने जब भी CUET की स्कीम देखी थी तो उसमें था कि मैक्सिमम आप 9 टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो जो DU के बीकॉम वाले हैं उनके लिए ये देखिए, उनके लिए 4 टेस्ट एप्लीकेबल हो गए, जिसमें से एक लैंग्वेज है और 3 सब्जेक्ट हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपने अपना स्लॉट बनाना है ना। स्लॉट के लिए हमने देखा था कि स्लॉट 1 में एक लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम रह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपका तीसरा सब्जेक्ट है वो स्लॉट 2 में जाएगा। कॉम्बिनेशन 1 के अकॉर्डिंग आपको एक लैंग्वेज, 2 सब्जेक्ट और एक तीसरा सब्जेक्ट लेना है, और उसके अकॉर्डिंग लेकिन स्लॉट 1 में एक लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपका स्लॉट 1 एक होगा और स्लॉट 2 में जो तीसरा सब्जेक्ट है वो होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं, ठीक। तो अगर, और अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन 2 है तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक लैंग्वेज ले लेनी है, कोई एक सब्जेक्ट या लिस्ट बी या लिस्ट B1 या लिस्ट B2 से लेना है, और आपको 3rd सेक्शन लेना है। देखिए अब आपको कितनी सारी चॉइस दे दी है, इसमें से कितनी सारी चॉइस दे दी है। अब देखिए अगर एक स्टूडेंट है कोई और उसका सेक्शन 3 वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब जर्नल टेस्ट उसका स्ट्रॉन्ग है इन द सेंस कि उसकी GK अच्छी है, उसका करंट अफेयर बहुत अच्छा है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं इस 3rd सेक्शन में ज़्यादा मार्क ले आऊँगा,
ठीक है। तो वो ये वाला पार्ट, ये वाली चॉइस ले सकता है। अगर उसको लगता है कि नहीं, उसके जो डोमेन सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं जो उसने 11th-12th में पढ़े हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट रख सकते हैं वही वाले। देखिए कॉम्बिनेशन 1 में तो आपके तीनों सब्जेक्ट कॉमर्स के हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन 2 में आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट आपके 11th-12th को बिलोंग करता है, ठीक है। और फिर सेक्शन 3 और लैंग्वेज है जो जर्नल है, जो कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी अपनी चॉइस कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग अब आपके मार्क्स इसी के अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन आपने लिया है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका टाइम हो जाएगा, ठीक। तो अब मैं आपको एक बार वो भी बता देती हूँ कि अगर आपने कॉम्बिनेशन 1 चूज़ किया है तो आपके क्वेश्चंस कितने होंगे और मार्क्स कितने होंगे। तो देखिए अगर आपने कॉम्बिनेशन 1 चूज़ किया है तो 40 तो आपके लैंग्वेज में से क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें से 50 आएंगे और आपको 40 करने हैं, और यही आपके इन 2 सब्जेक्ट के लिए होता है। 40 आपको करने हैं, 50 आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी 40 करने हैं, 50 आएंगे, प्लस तीसरा सब्जेक्ट जो आपको लिस्ट B1 या B2 से ले सकते हैं, उसमें भी यही है कि आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और 50 आएंगे। तो इस हिसाब से देखिए आपके जो टोटल क्वेश्चन करने वाले हो गए वो 160 हो गए, और आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 200 आएंगे, और एक क्वेश्चन 5 मार्क का है, वो आपको पहले से ही पता है। तो मतलब इसमें से अब आपका कितना मार्क हो गया टोटल, 45 का 200 200 200 200, मतलब 800 का ये वाला पेपर आपका स्लॉट 1 का, सॉरी कॉम्बिनेशन 1 का आपका 800 मार्क्स का हो सकता है, हो जाएगा। अब यहाँ हो सकता नहीं, हो जाएगा, क्योंकि ये अब हम स्पेसिफिक कोर्स में स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे आ गए, अब ये कंफर्म है। अब अगर आपको बीकॉम करनी है DU से तो आपका, और आप कॉम्बिनेशन 1 चूज़ करते हैं तो आपका 180 मार्क का पेपर होगा, अब सॉरी 800 मार्क का पेपर होगा। और टाइम देखिए अब कितना है। कॉम्बिनेशन 1 के लिए, वही लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे, 2 सब्जेक्ट ये डोमेन है जहाँ पे इनके लिए 45 मिलेंगे, और ये जो तीसरा सब्जेक्ट है आपको इसके लिए 45 मार्क मिलेंगे, ठीक है, 45 मिनट्स मिलेंगे। तो इस तरह से 180 मिनट्स का ये आपका पेपर होगा, जो कि 3 घंटे होगा। ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये भी 2 स्लॉट में होगा। आपको पहले ही बता दिया मैंने कि स्लॉट 1 में डोमेन सब्जेक्ट के मैक्सिमम 2 ही पेपर हो सकते हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका पेपर स्लॉट 1 होगा और स्लॉट 2 में होगा। आपको दोनों स्लॉट इसके लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको दोनों स्लॉट चूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम अपने कॉम्बिनेशन 2 की बात करें। कॉम्बिनेशन 2 के लिए, कॉम्बिनेशन 2 में देखते हैं कि हमारे पास कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। देखिए कॉम्बिनेशन 2 में भी एक लैंग्वेज है तो 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट सिर्फ एक है आपका, तो 40 आउट ऑफ 50 ये हो गया। और यहाँ पे जनरल पेपर है आपका, जनरल टेस्ट है सेक्शन 3 वाला, तो जिसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं 75 में से, ठीक है। तो ये आपके टोटल हो गए। अब देखिए ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, सेकंड कॉम्बिनेशन, ये सारा आपका एक स्लॉट में हो सकता है, क्योंकि एक स्लॉट की कंडीशन पूरी कर रहा है। एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट है और एक थर्ड सेक्शन है। तो ये अगर आप कॉम्बिनेशन 2 चूज़ कर सकते हैं तो आपका पूरा का पूरा टेस्ट सिर्फ स्लॉट 1 में ही पूरा हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए क्वेश्चन अब टोटल 175 क्वेश्चन हो गए हैं, और आपको इनमें से 140 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 5 मार्क का एक क्वेश्चन है। और टाइम की बात करें तो देखिए लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट मिलता है, आपको डोमेन सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट मिलता है, लेकिन जर्नल टेस्ट के लिए आपको 60 मिनट का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। अब इसमें आप ये भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं 45 मिनट में, यहाँ पे भी आपको 40 क्वेश्चन करना है 45 मिनट में, लेकिन यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन करना है 60 मिनट में। और वो भी क्वेश्चन सारे हैं, कोई लॉजिकल रीजनिंग है, कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो अगर सेक्शन 3 आपको चूज़ करना है तो पहले आप अपनी कैपेबिलिटी देख लीजिए। एक तो यहाँ पे टाइम कम है, आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिल रहा है, ठीक है। फिर उसमें जनरल नॉलेज है, GK है, मेंटल एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें सोच के आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन चूज़ करना है। तो ये सारी बात यहाँ तक ख़त्म होती है। CUET में क्या प्लान है, क्या स्कीम आपको एग्ज़ाम की दी गई है, और उसमें भी जो मेन काम है सब्जेक्ट चूज़ करना, वो कैसे करने हैं, ठीक है। CUET में आप 9 टेस्ट मैक्सिमम दे सकते हैं,
और उन 9 में की टेस्ट की सिलेक्शन आपको कैसे करनी है वो सिलेक्शन मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखा दी है कि मान लीजिए आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है और आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है DU में जाके हमने ये देखा तो DU चाहती है कि बीकॉम के लिए अगर आपको करना है तो आपको ये 2 ऑप्शन DU ने दे दिए, कॉम्बिनेशन 1 या कॉम्बिनेशन 2, इनमें से आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो मैक्सिमम देखिए इसमें इसके अकॉर्डिंग आपके 3 टेस्ट ही बन रहे हैं, लैंग्वेज टेस्ट हो गया और एक डोमेन टेस्ट हो गया और एक जनरल टेस्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन 2 के अकॉर्डिंग आपने 3 टेस्ट बन रहे हैं, कॉम्बिनेशन 1 के अकॉर्डिंग आपके 4 टेस्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम देखो उन्होंने बोला था 9 टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीकॉम करनी है वो भी DU से तो आपका सिर्फ 4 टेस्ट में काम हो रहा है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आपका सिर्फ 3 टेस्ट में काम हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह मान लो आप कॉमर्स ले रहे हैं और आपको BHU से करना है तो आप BHU की साइट खोलिए। इसी तरह उन्होंने अपने के लिए कंडीशन दी होगी और उनकी कंडीशन हो सकता है DU से सेम हो सकता है अलग हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि अलग ही होगी, ठीक है। तो इसी तरह मान लो आपने DU का भी फॉर्म भरना है, आपने BHU का भी अप्लाई करना है, आपने 2-4 यूनिवर्सिटी का और अप्लाई करना है, तो हर यूनिवर्सिटी की जाके आपको साइट ओपन करनी है, उसकी ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंडीशंस आपको देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और उन सब की आप एक लिस्ट बना दीजिए। अगर DU है तो आपको ये सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, अगर BHU है तो आपको ये सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। इसी तरह से आपने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई करना है एडमिशन के लिए, उनके अकॉर्डिंग आप अपनी सब्जेक्ट उनको टेस्ट के लिए क्या क्या देने हैं वो आपको चूज़ करके रखने हैं, क्योंकि फिर जब आपको फॉर्म भरना है उन सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपने चूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। अकॉर्डिंगली आपका स्लॉट 1 स्लॉट 2 बन के आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेपरेशन करनी है। ये तो हो गया कि एग्ज़ाम क्या था। अब बेसिकली है कि अब हमें इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, उसके लिए हमारी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, जितने सब्जेक्ट हमने चूज़ किए हैं उसके लिए हम प्रेपरेशन कैसे करें, ये सारी बातें हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम करते रहेंगे। आई होप कि जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो सब आपको समझ आ गया। स्टिल यहाँ तक की वीडियो में आपके जो भी डाउट हैं आपके स्ट्रीम को लेके, आपकी यूनिवर्सिटी को लेके, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट लेके कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको डाउट दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डाउट हुए तो मैं आपका डाउट सेशन अलग से ले लूँगी और अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि सबके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। आई होप कि इस वीडियो की गाइडेंस से आप 11 के स्टूडेंट और 12 के स्टूडेंट या 10th के स्टूडेंट भी अपने आने वाले फ्यूचर के टाइम को अच्छे से प्लान कर पाएँ। अगर आप 10th में हैं, आपके पास 2 साल हैं, 11th के बच्चों के पास भी बहुत टाइम है, 12th के बच्चे जो अभी हैं उनके पास अभी समझ लीजिए कि 6 महीने हैं, ठीक है। उसी में उनको बोर्ड एग्ज़ाम भी देने हैं, उसी में उनको CUT की प्रिपरेशन भी करनी है। तो आप देखिए जल्दी से जल्दी अपने सब्जेक्ट चूज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू कर दीजिए। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सिलेक्शन। आई विश कि जो जो यूनिवर्सिटीज़ में आपको चाहते हैं वहाँ आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। और मेरिट मेंटर्स गाइडेंस आपको देने के लिए हमेशा आपके साथ है। जो भी डाउट है आप यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं।